नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र प्रसाद। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के 150वें स्थापना दिवस पर मिशन मौसम का किया उद्घाटन। मौसम पूर्वानुमान और जलवायु परिवर्तन से निपटने में मिलेगी मदद। नवे सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस पर राज्यपाल ने शौर्य स्थल पर वीर शहीदों और भूतपूर्व सैनिकों के योगदान को किया नमन। राजभवन में एक शाम सैनिकों के नाम कार्यक्रम का भी आयोजन। राष्ट्रीय खेलों को लेकर मुख्यमंत्री की प्रदेश वासियों से अपील। सोशल मीडिया अकाउंट्स की डीपी पर राष्ट्रीय खेलों का लोगो लगाकर देश को दे संदेश। 28 जनवरी को दीपोत्सव मनाकर करें खिलाड़ियों का स्वागत। प्रदेश भर में निकाय चुनाव को लेकर प्रचार ने पकड़ी रफ्तार। अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे उम्मीदवार। मुख्यमंत्री ने देहरादून में मेयर प्रत्याशी के लिए मांगी वोट। और स्नान दान के पर्व मकर संक्रांति पर प्रदेश भर में श्रद्धालुओं से सराबोर हुआ आस्था का महासैलाब। मां गंगा में लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को प्रत्येक मौसम और जलवायु के लिए स्मार्ट राष्ट्र बनाने के लिए मिशन मौसम का आज शुभारंभ किया। ये कार्यक्रम नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारतीय मौसम विभाग के 150वें स्थापना दिवस पर आयोजित किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि मिशन मौसम एक स्थायी और भविष्य के लिए तैयार राष्ट्र के निर्माण की दिशा में भारत की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। श्री मोदी ने विभाग की 150 वर्ष की यात्रा की प्रशंसा करते हुए इसे देश में आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी का एक गौरवशाली अध्याय बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी के लिए पूर्व चेतावनी पहल देश की 90% से अधिक आबादी को सूचना देती है। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति अगले 10 दिनों की मौसम संबंधी जानकारी किसी भी समय प्राप्त कर सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वास्तविक समय की मौसम संबंधी नवीन जानकारी से कृषि और समुद्री अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं का प्रभाव कम करने के लिए मौसम विज्ञान की दक्षता में वृद्धि की जानी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत की मौसम संबंधी प्रगति ने देश की आपदा प्रबंधन क्षमता को सुदृढ़ किया है और इसका लाभ पूरी दुनिया को मिल रहा है। मिशन मौसम का उद्देश्य अत्याधुनिक मौसम निगरानी तकनीक और प्रणाली विकसित करना है। इस पहल में उच्च रिजोल्यूशन वायुमंडलीय अवलोकन शामिल है। इसमें अत्याधुनिक रडार और उपग्रह तथा उच्च प्रदर्शन कंप्यूटर की व्यवस्था है। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने नवे सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस यानी वेटरन्स डे के अवसर पर शौर्य स्थल देहरादून में वीर शहीदों के सम्मान में पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने उपस्थित भूतपूर्व सैनिकों से मुलाकात की और देश सेवा के लिए दिए गए उनके योगदान के लिए आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने वेटरन्स डे पर पहली बार आयोजित भूतपूर्व सैनिकों की परेड की सलामी भी ली। वहीं इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि ये दिन न केवल हमारे सैनिकों के सर्वोच्च बलिदान को याद करने का अवसर है, बल्कि ये हमें राष्ट्र प्रथम, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए सतत प्रयास करने की प्रेरणा भी देता है। राज्यपाल ने इस अवसर पर सशस्त्र बलों के जवानों, नौसैनिकों, वायु सैनिकों और उनके परिवारों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हमारे वेटरन्स ने अपना जीवन देश की रक्षा और राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित किया है। उनका जज्बा और समर्पण आज भी समाज में चरित्र निर्माण और राष्ट्र सेवा का प्रेरणा स्रोत है। आज 9th आर्म्ड फोर्सेस वेटरन्स डे है। बहुत ही खुशी है और कल हमारा 77th आर्मी डे होगा। आज हम सब ने मिलकर अपने मार्टियर्स को, अपने शहीदों को, उनकी सुप्रीम सेक्रीफाइस, उनके बलिदान को आज ट्रिब्यूट किया है, जो शौर्य स्मारक के ऊपर में सबने मिलकर। इसके बाद में हम वेटरन्स की एक मार्च पास्ट देखना चाहते हैं। मुझे यहाँ एक अलग ही एक वाइब्रेशन, एक साहस, शौर्य, एक जज्बा, वो ऐसा फील हो रहा है।
क्योंकि हमारे हर एक जवान के अंदर में, हर एक वेटरन के अंदर में राष्ट्र के लिए क्या करें, राष्ट्र निर्माण के लिए, और अपने जो हमको जिम्मेवारी दी जाती हैं नेशन फर्स्ट, सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, उसके लिए हम अपने प्रोफेशनलिज्म से क्या करें। मैं आज के दिन में हर एक आर्म्ड फोर्सेस के सैनिक को, नौसैनिक को, वायु सैनिक को आज के दिन की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं। वेटरन्स डे के अवसर पर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार पूर्व सैनिकों के लिए लगातार कार्य कर रही है और अगले महीने सैन्य धाम बनाने का काम पूरा हो जाएगा, जो कि सैनिकों के हित में एक उपलब्धि है। आज महान राज्यपाल सेना के सभी अधिकारियों द्वारा भारत माता के उन अमर सपूतों को श्रद्धांजलि दी है, जिनकी वजह से आज हम यहाँ सुरक्षित हैं। और हमारी सरकार लगातार सैनिकों के कल्याण के लिए काम कर रही है। देश की सेना का 17.5% की पूर्ति हमारा छोटा सा राज्य करता है। देश की रक्षा करने वाला हर 5वां सैनिक हमारे उत्तराखंड से होता है। चाहे अधिकारी के रूप में अगर आप देखें, आईएमए की पासिंग आउट में हमारे छोटे से राज्य के 29 कैडेट पास आउट हुए थे, और उत्तराखंड जैसे उत्तर प्रदेश से बड़े राज्य के 52। ये इस बात का प्रतीक है कि चाहे सैनिक के रूप में हो, चाहे सैन्य अधिकारी के रूप में हो, यहाँ का जवान देश की सीमा पर जाकर देश की रक्षा करना चाहता है। उनके सम्मान में एक विशाल सैन्य धाम जो लगभग बनकर तैयार हो गया है, अगले महीने यहाँ की वीर माताओं को, वीर नारियों को, यहाँ की जनता को हम समर्पित करेंगे। संजोग नेगी, डिप्टी जनरल कमांडिंग ऑफिसर व स्टेशन कमांडर उत्तराखंड सब एरिया ने बताया कि इस अवसर पर भूतपूर्व सैनिकों को उनके बहुमूल्य योगदान और उपलब्धियों के लिए प्रशंसा प्रमाण पत्र दिए गए, साथ ही वीर नारियों को भी सम्मानित किया गया। तो ये आज का प्रोग्राम जो हमने यहाँ पे करा था, वो हमने 9th आर्म्ड फोर्सेस वेटरन डे, जिसमें तीनों सेनाओं के वेटरन्स, उन्होंने जो अपना देश के प्रति और ऑर्गेनाइजेशन के प्रति योगदान दिया है, उनको एक श्रद्धा हमने दी है अपनी तरफ से, जिसमें हमने देहरादून स्टेशन के और उत्तराखंड के पूरे राज्य के जो है वेटरन्स को हमने आमंत्रित किया है और उनको यहाँ पे हमने सम्मानित किया है। उनकी वेटरन्स की वेलफेयर देखते हुए हमने यहाँ पे एक हेल्थ कैंप आयोजित किया था, जिसमें देहरादून शहर के नामी हॉस्पिटल्स ने योगदान दिया। उनके पेंशन से रिलेटेड इश्यूज़ थे, तो यहाँ पे तीनों सेनाओं के पेंशन ऑफिसेज यहाँ लगे हैं। बैंक्स ने अपना यहाँ पे अपना स्टॉल लगाया है, ताकि उनकी कोई पेंशन से रिलेटेड या बैंकिंग से रिलेटेड कोई इशू है तो वो उसके लिए हमने उनको करा था। वहीं इस कार्यक्रम में उपस्थित भूतपूर्व सैनिकों और वीर नारियों ने इस आयोजन को एक गौरवपूर्ण अवसर बताया। तो ये वेटरन डे का महत्व हम पूर्व सैनिकों के लिए, जिन्होंने देश के लिए कभी अपनी जान दी, सेवाएं की, बलिदान किए, और आज उन्हीं के सम्मान के लिए वेटरन डे आज 14 तारीख को हर साल जनवरी के महीने में ये मनाया जाता है। एक्चुअली में इसके स्टार्ट हुआ था 1953 में, जब जनरल क्रियापा वो चीफ थे हमारे, तो उन्होंने इस पहली बार हमने 47 में जो जीती थी, आपको पता, मुजाहिद कश्मीर में, वहाँ पर जब बलिदानों का बलि हुआ तो उन लोगों के सम्मान हेतु ये तब शुरू हुआ था। स्वर्गीय नायक वीर सिंह और सेवंत गढ़वाल से हम, और 2002 में पुंछ में शहीद हो गए थे मिराज में। तो मतलब जब भी हमेशा कभी भी वो होता है, हमेशा फौज बुलाती है, आर्मी वाले सभी जगह बुलाते हैं हमको, और अच्छा लगता है कि हमारा ये एक परिवार है। और हम कहीं भी जाते हैं, फौज के अंदर, यूनिट के अंदर कहीं भी जाएंगे तो सब सम्मान देते हैं कि हाँ भाई वीर नारी है, तो इनको अच्छा वो लगता है। नायक पास प्रधान शहीद पारस प्रधान की वाइफ हूँ, और मैं देहरादून प्रेम नगर ठाकुरपुर में रहती हूँ। सन 2002 के 6 अगस्त में मेरे हस्बैंड शहीद हो गए थे कुपवाड़ा ज़िला में, जम्मू कश्मीर में। बाकी उसके बाद तो बाकी सब ठीक ही रहा। आर्मी का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा। थोड़ा दुख इस बात का भी है कि हाँ, हस्बैंड ने अपनी जान की, अपनी प्राण की आहुति देकर हमें जो फैसिलिटी दी है, वो सम्मान तो खैर है ही, सब कुछ ठीक ही है। मेरे पति का नाम सूबेदार प्रदीप थापा, और वो 2003 18 मार्च को शहीद हुए थे पुंछ सेक्टर JNK में। और मैं अनारवाला नया गांव से हूँ। और क्या, जैसे हमें बुलाते हैं तो हमें अच्छा लगता है।
सम्मान करते हैं। कहीं भी जाती हूँ, कैंटीन है, कहीं भी है, तो हमें वहाँ पर सम्मान के साथ में वीर नारी बोल के सबसे पहले वो देते हैं, मतलब आने के लिए, मतलब प्रोत्साहन करते हैं। यही है मैम, जहाँ भी बुलाते हैं, हर कोई हर जगह यूनिट में बुलाते हैं। वहीं इस अवसर पर राजभवन में भी एक शाम सैनिकों के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राज्यपाल और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 22 सेवारत सैनिकों और पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया। साथ ही 7 अर्धसैनिक बलों के जवानों को सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय खेलों को लेकर चल रही तैयारियों के बीच राज्य में प्रदेश वासियों से सामूहिक रूप से देवभूमि आ रहे खिलाड़ियों के स्वागत में विभिन्न सोशल मीडिया अकाउंट्स की डीपी पर राष्ट्रीय खेलों का लोगो लगाए जाने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की जनता सामूहिक तौर पर सभी खिलाड़ियों का स्वागत करेगी। सभी ने मिलकर आगामी राष्ट्रीय खेलों को विशेष और ऐतिहासिक बनाना है। हमारा ये कर्तव्य है कि देवभूमि आ रहे खिलाड़ी हमारे राज्य से बेहतर यादें और अनुभव लेकर जाएं। देखिए, हमारे देवभूमि के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है कि हमको इसकी मेज़बानी मिली है। तो मैंने सभी लोगों से ये आग्रह किया है कि अपनी डीपी लगा लें राष्ट्रीय खेलों को लेकर, जिससे कि पूरे देश के अंदर देवभूमि से एक संदेश जाना चाहिए। और पूरे देश के 10,000 से ज़्यादा खिलाड़ी उत्तराखंड आ रहे हैं, हमारे मेहमान हैं। तो उन मेहमानों के स्वागत में सभी देवभूमि के लोगों को शरीक होना चाहिए, शामिल होना चाहिए। तो इसलिए सबसे आह्वान किया है कि जिस दिन राष्ट्रीय खेल आदरणीय प्रधानमंत्री जी 28 जनवरी को देहरादून में उसका शुभारंभ करेंगे, उस दिन पूरे प्रदेश के अंदर एक दीपोत्सव मनाकर हम सबका स्वागत करेंगे। निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र तैयार कर लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की माने तो जनता जानना चाहती है कि उनके विकास के लिए सरकार के पास क्या प्लान है, किस तरह से नवाचार किया जाएगा और कैसे आने वाली चुनौतियों का समाधान होगा। इन सभी का जवाब देने और विश्वास दिलाने के लिए बीजेपी ने संकल्प पत्र तैयार कर लिया है, जिसको जल्द जनता के सामने लाया जाएगा। देखिए, हमारे जो निगम है, उस निगम के अंदर रहने वाले लोग हर प्रकार से ये चाहते हैं कि हमारे लिए कौन सा प्लान बनने वाला है, हमारे विकास की क्या सोच होने वाली है, किस प्रकार की दूरदृष्टि है और आने वाले समय में जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों के लिए किस प्रकार से समाधान के रास्ते बनाए गए हैं। तो इसलिए हमने इस बार संकल्प पत्र बनाया है। वो संकल्प पत्र हमारा जनता के सामने आएगा। निकाय चुनाव में केवल सप्ताह भर का समय बाकी है। ऐसे में सभी पार्टियां और निर्दलीय प्रत्याशी जोर शोर से ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार करने में जुटे हैं। इसी कड़ी में जीएमएस रोड पर कैंट विधानसभा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। कार्यक्रम में उन्होंने भाजपा के मेयर पद के प्रत्याशियों को जिताने की अपील करते हुए कहा कि इस बार डबल इंजन की सरकार को 3 इंजन की बनाने से प्रदेश का विकास होगा। सहभागिता हो रही है, उनका आशीर्वाद मिल रहा है। कोई संदेह नहीं है कि उत्तराखंड के लोग, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता यहाँ ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएगी। सभी निकायों में भारतीय जनता पार्टी को बड़े अंतर से यहाँ पर विजय मिलेगी। देहरादून में भी हमारी पार्टी ने एक नौजवान युवा को यहाँ के निगम के मेयर का प्रत्याशी बनाया है। उनके साथ वार्डों के जो मेंबर के प्रत्याशी हैं, वो सारे के सारे तपे तपाए हैं, लंबे समय से काम कर रहे हैं और यहाँ भी हमको बड़ी जीत मिलेगी। इस दौरान कार्यक्रम में बीजेपी के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, कैंट विधायक सविता कपूर के साथ ही पार्टी के तमाम पार्षद, प्रत्याशीगण, कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। निकाय चुनाव को लेकर प्रचार जोरों पर है। हर प्रत्याशी अपनी जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। वहीं पचफादून की सैलाकुई नगर पंचायत की बात करें तो यहां कांग्रेस ने पहले ही हथियार डालते हुए अध्यक्ष पद पर अपना कोई अधिकृत प्रत्याशी नहीं उतारा है। पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित इस सीट पर सत्ताधारी दल भाजपा को छोड़कर किसी भी पार्टी ने दांव नहीं खेला है। हालांकि 4 निर्दलीय प्रत्याशी जरूर मैदान में हैं, जिससे भाजपा प्रत्याशी भगत सिंह राठौर खुद को सबसे मजबूत मान रहे हैं और जीत को लेकर आश्वस्त भी नजर आ रहे हैं।
भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी तो विजयश्री अपनी मिलेगी। इस दृष्टिकोण से भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम माननीय विधायक जी के मार्गदर्शन में चुनाव प्रचार में लगी हुई है और हम विजयश्री को प्राप्त करेंगे। करीब 15,000 मतदाताओं वाली सैलाकुई नगर पंचायत करीब 8 साल पहले अस्तित्व में आई थी, लेकिन राजनीतिक कारणों और चुनावी प्रक्रिया के चलते मझधार में फंसी इस नगर पंचायत में पहली बार चुनाव होने जा रहे हैं। वहीं इस सीट से निर्दलीय उम्मीदवार भी बीजेपी प्रत्याशी को कड़ी टक्कर देते नजर आ रहे हैं और जीत का दावा भी कर रहे हैं। मेरे साथ जनता का प्यार है और मैं डोर टू डोर जैसे जा रहा हूँ, मुझे जनता का, मेरी माताओं का, मेरे बुजुर्गों का मुझे बहुत अच्छा आशीर्वाद मिल रहा है। मेरे दोस्त मेरे साथ हैं, परिणाम अच्छा रहेगा। प्रदेश भर में निकाय चुनाव को लेकर प्रचार जोरों पर है। इसी कड़ी में चमोली जनपद की सभी नगर पंचायतों व नगर पालिकाओं में भी चुनाव प्रचार तेज हो गया है। पोखरी नगर पंचायत में भाजपा कांग्रेस समेत 4 उम्मीदवार अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी कर रहे हैं। यहां भाजपा ने सीताबू लाल आर्य को अपना प्रत्याशी बनाया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के नारे के साथ जनता के बीच वोट मांग रहे बीजेपी प्रत्याशी को उम्मीद है कि जनता भी उन पर भरोसा जताएगी। तो हमारी जो है इस मुद्दे पे है कि हम विकास, सबका विश्वास, सबका साथ, यही इसी मुद्दे पे हम जो है कार्य कर रहे हैं, कार्य करेंगे। और अपने सरकार के जो हमारे नेतृत्व, जो सरकार के नेतृत्व मिलेगा मुझे जो मिलेगा, वहाँ से जो मुझे जो आदेश होंगे उसी हिसाब से मैं अपना कार्य करूँगा। वहीं कांग्रेस ने इस बार पूर्व पार्षद समुद्रा देवी को अध्यक्ष पद का दावेदार बनाया है। समुद्रा देवी का कहना है कि वो स्वास्थ्य, बिजली, पानी समेत जनहित के मुद्दों पर वोट मांग रही हैं और उन्हें जनता का बहुत सहयोग मिल रहा है। पब्लिक के बीच में यही बोल रही हूँ कि आप मुझे नगर पंचायत अध्यक्ष के रूप में मुझे दावेदारी कर रही हूँ और मुझे जिताना, और मैं आप लोगों का दुख दर्द जो भी है, जो समस्याएं हैं, मैं उन्हें पूरी करूंगी। जैसे स्वास्थ्य विभाग की है तो मैंने स्वास्थ्य विभाग की बात भी महिलाओं के बीच में रखी है, और जैसे रास्ते हैं, बिजली है, पानी है, बहुत सारी अन्य समस्याएं हैं, तो मैंने उन लोगों को, अपनी बहनों के बीच में, अपने प्यारे बच्चों के बीच में, नवियों के बीच में सारी यही बातें रखी है कि अगर मैं बन जाऊंगी तो जो जहाँ पर समस्या होगी मैं उन्हें पूरी करूंगी, और आप लोगों के बीच में मैं तन मन धन के साथ आप लोगों के बीच में खड़ी रहूंगी। जहाँ पर कहीं पर कोई समस्या भी आएगी तो मैं जरूर आपके बीच में रहूंगी। चुनावी मौसम में पोखरी नगर पंचायत में बीते 5 सालों में हुए विकास कार्यों को लेकर पक्ष व विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। बद्रीनाथ से कांग्रेस विधायक लखपत बुटोला ने नगर निकाय में हुए विकास कार्यों पर सवाल उठाते हुए कहा कि बीजेपी ने क्षेत्र को विकास से कोसों दूर रखा, इसलिए जनता इस बार कांग्रेस का साथ देगी। वहीं भाजपा अनेक आरोपों को दरकिनार करते हुए दावा कर रही है कि उन्हें मतदाताओं का साथ मिलेगा। चुनाव जो निकाय चुनाव है उसमें इस जनपद में और पूरे प्रदेश में कांग्रेस बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही। कांग्रेस 80% सीटों पर जीतने जा रही है। भाजपा के विरुद्ध और जिन लोगों ने काम नहीं किया उनके विरुद्ध मतदान करके कांग्रेस को मौका देंगे, क्योंकि कांग्रेस के कार्य में जो अच्छे काम हुए थे उसको भाजपा बहुत 5-10 साल पीछे ले गई। अब लोग चाहते कि कांग्रेस के लोग आए और विकास का मॉडल अपनाएं। कांग्रेस पर हमारे जो शहर है वो स्वच्छ बने, वो विकास की ओर बढ़े और लोग बड़े बहुमत के साथ कांग्रेस को जिताएंगे। विकास के कार्य जो हैं वो धरातल पर दिखते हैं और निश्चित तौर पर धरातल में काम हुई है। विपक्ष की भ्रामक नीतियां हैं। विपक्ष का काम लोगों को भ्रमित करना है, सरकार के विरुद्ध भ्रामक नीतियों को चलाना है, लेकिन हम जनता के बीच जब जा रहे हैं तो हमें धरातल पर काम दिख रहा है। अंतिम गांव हम नखलाना, आज किमगैर गए उधर भी, लेकिन हमने वहां देखा रास्ते हैं, कुछ सुविधाएं हैं, जो भी है नगर पंचायत के द्वारा वहां पे अच्छे काम करे गए, चाहे स्ट्रीट लाइटों का लगना हो। निश्चित तौर पर नगर पंचायत में जो पूर्व में अध्यक्ष जी रहे लक्ष्मी प्रसाद पंत जी, उनके कार्यकाल में निश्चित तौर पर नगर को एक विकास की गति मिली है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। इतनी जल्दी पैसे डबल? ओ, जमा करोगे तो फिर भुगतोगे। क्या लो?
ऐसी लुभाने वाली स्कीम में पैसे जमा करना यानी धोखे की संभावना, इसलिए पहले पूरी जांच, उसके बाद पैसे जमा, नहीं तो आपके पैसे हो जाएंगे आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आज देश भर में मकर संक्रांति का पर्व मनाया जा रहा है। इस दिन सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं, जिसे उत्तरायण की शुरुआत के रूप में मनाया जाता है। जहां एक और प्रयागराज में महाकुंभ के अवसर पर लगभग 3 करोड़ 50 लाख श्रद्धालुओं ने संगम में शाही स्नान किया, तो वहीं उत्तराखंड में भी लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। मकर संक्रांति पर्व पर बागेश्वर में श्रद्धालुओं ने सरयू नदी में माघी स्नान कर बागनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। मकर संक्रांति के अवसर पर स्नान के लिए दूर दराज से सैकड़ों श्रद्धालु सोमवार की रात्रि ही बागेश्वर पहुंच चुके थे। वहीं स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया और सरयू पूजन भी किया। इस अवसर पर नदी किनारे लोगों ने मुंडन संस्कार, जनेऊ संस्कार के साथ ही पितरों का तर्पण भी किया। सरयू नदी के किनारे अग्निकुंड पुल से लेकर डिग्री कॉलेज मैदान तक श्रद्धालुओं का जमावड़ा रहा। पौराणिक महत्व यहाँ पर जब भी यहाँ पर मेला लगता है, मकरार के जब माघ का महीना जब भी प्रवेश कर जाता है तो पौराणिक पहले से ही यहाँ पर जो है पौराणिक मेला है और इसकी बड़ी महत्ता है। ये बागेश्वर का प्रसिद्ध मेला है जो कि मकरार के माघ का महीना लगते ही ये शुरू हो जाता है और करीबन 7-8 दिन तक रहता है। इसकी काफ़ी अच्छी मान्यता भी है। साथ साथ जो है इसमें भक्तों का काफ़ी अपना जोश भी रहता है। वो सुबह से जो है लगातार देख रहे होंगे लाइन में पड़े हुए हैं, काफ़ी मन्नतों के साथ काफ़ी मेहनत करके जो है नदी से स्नान करके यहाँ पर 2-2, 4-4 घंटा दर्शन के लिए जो है खड़े हैं। सबसे पहले मैं समस्त क्षेत्रवासियों को और प्रदेशवासियों को, देशवासियों को आपके चैनल के माध्यम से मकर संक्रांति की हार्दिक बधाइयाँ प्रेषित करता हूँ। और जो यहाँ पर पौराणिक महत्व की जो महत्ता है, ये हमारे उत्तरांचल का सबसे बड़ा मेला उत्तरायणी का पर्व हमारे वहाँ बागेश्वर में मनाया जाता है। और इसकी पौराणिक महत्ता ये है कि यहाँ पे सरयू के और सरयू, गोमती और सरस्वती के त्रिवेणी घाट पे जो स्नान का जो महत्व है, इसका बहुत महत्व, बहुत पौराणिक महत्व रहा है और ये बहुत पहले से ये मेला चलता चला आ रहा है। और इसकी महत्ता जो स्नान का बहुत ज़्यादा यहाँ पे महत्व है। और मकर संक्रांति में यहाँ पर लोग आते हैं, स्नान करते हैं, तिरमागी का व्रत करते हैं, जिसका पारायण 3 गति को यानी 3 गति को पहला 4 गति को पारायण होता है, जो बेणी माधव मंदिर पे पहले होता था, अब लोग यहाँ भी करते हैं, घरों में भी करते हैं। वहीं चौक बाजार में स्थानीय लोगों ने झोला चांचरी गाकर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। मकर संक्रांति पर सरयू तट पर माघी खिचड़ी के साथ ही चाय का भी आयोजन किया गया है। देखिए, आज माघ का ये पहला मंगलवार भी है। इसमें ये हमारे उत्तरायणी का जो प्रतीक है, सारे विश्व और ये हमारे विश्व के लोग भी आ रहे हैं, पर्यटक बाहर से देखने को मिल रहे हैं, राज्य के हैं। हम सुबह लगभग 3-3:30 बजे से हैं, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है इसमें। और ये मेला हमारा पौराणिक मेला भी है, इसको विश्व स्तर में भी पहचाना जाता है। यहाँ जनेऊ और जो हमारे नदी में स्नान करने का बहुत महत्व है। वहीं मकर संक्रांति के मौके पर देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। देवप्रयाग के संगम पर नेपाल, बेल्जियम, जर्मनी और फ्रांस के विदेशी पर्यटकों ने भी स्नान किया। 6 सदस्यीय दल के साथ 20 साल बाद दूसरी बार भारत आए बेल्जियम निवासी यूरी ने कहा कि यहाँ आकर उन्हें शांति की अनुभूति हुई है। Because the first time I came to India more than 20 years ago, I felt a very strong connection with India, and I felt there is more than what the eyes can see, what the ears can hear, what our senses can tell us. So there is this deeper awareness, this deeper consciousness of what India has to offer to the world, what this place has to offer to the world, as a remembrance on what it means to be a human being, what it means to be connected with nature, and at this sacred space where the Mother Ganga starts, where you can feel that there is a strong connection with the universe and with the earth.
पंचबद्री में शुमार चमोली के आदि बद्री मंदिर के कपाट आज मकर संक्रांति के पर्व पर विधि विधान व पूजा अर्चना के बाद श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। कपाट खुलने के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। पर्यटन विभाग द्वारा मंदिर और आदि बद्री धाम को रोशनी व गेंदे के फूलों से सजाया गया। दरअसल सीमांत जनपद चमोली में कर्णप्रयाग गैरसैंण नैनीताल राष्ट्रीय और राजमार्ग पर कर्णप्रयाग से 17 किलोमीटर और चांदपुर गढ़ी से 3 किलोमीटर की दूरी पर आदि बद्री मंदिर स्थित है। यहाँ 16 मंदिरों का एक समूह है जिसमें विष्णु भगवान सहित विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां विराजमान है। बद्रीनाथ धाम की तरह यहाँ नित्य सभी धार्मिक प्रक्रियाएं संपन्न होती हैं। प्रतिवर्ष यहाँ हजारों की संख्या में तीर्थयात्री, पर्यटक और वास्तुविद पहुंचते हैं। आदि बद्री मंदिर के पुजारी चक्रधर थपलियाल और प्रवीण पुजारी का कहना है कि यहाँ पर बद्रीनाथ धाम की तरह नित्य पूजा अर्चना होती है। यहाँ पर विष्णु भगवान के अलावा कुबेर, लक्ष्मी नारायण सहित कई अन्य मंदिर हैं। एक माह पौष में मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए जाते हैं, जिसके बाद आज मकर संक्रांति के पर्व पर मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। सुबह 4 बजे कपाट खुलने पे भगवान जी का अभिषेक पूजा अर्चना हुई और उसके बाद भोग प्रसाद चढ़ाया गया और उसके बाद पूजा अर्चना होने के बाद उसके बाद यात्रियों को धूप पत्ती प्रसाद देने के बाद यात्री अपना दर्शन करके अपने घर को प्रस्थान किया। आज जो है मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर आदि बद्री के कपाट पूर्ण विधि विधान के साथ खोल दिए गए हैं और मंदिर को जो है भव्य रूप से सजाया गया है और भक्तजनों के लिए मंदिर के कपाट खोल दिए गए हैं। इस अवसर पर स्थानीय श्रद्धालुओं का कहना है कि उन्हें हर साल इस पर्व का बेसब्री से इंतजार रहता है। आज आदि बद्री धाम के कपाट खुल गए हैं। आदि बद्री धाम के कपाट श्री चक्रधर थपलियाल जो वहाँ के पुजारी हैं उनके द्वारा प्रातः 4:30 बजे खोल दिए गए हैं। यहाँ पे भक्तजनों की भीड़ लगी हुई है और आज से ही यहाँ पे कथा भागवत का शुभारंभ होगा जो कि 20 तारीख तक चलेगा और इस अवसर पर यहाँ पे छात्र छात्राओं महिला मंगल द्वारा भी सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पौड़ी बस हादसे के बाद पौड़ी जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करने के लिए शासन प्रशासन ने कमर कस ली है। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने बताया कि दुर्घटना के दिन की लापरवाही और व्यवस्थाओं की जांच के लिए मुख्य विकास अधिकारी और अपर जिलाधिकारी स्तर की जांच समिति गठित की गई है। इसके साथ ही जिला अस्पताल में 18 चिकित्सकों की तैनाती की गई है जबकि 5 और चिकित्सक जल्द कार्यभार ग्रहण करेंगे। इसके साथ ही जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं की जांच के लिए उप जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी की एक समिति गठित की जा रही है जो अस्पताल की खामियों को तत्काल दूर करने के लिए अपने सुझाव देंगी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा उच्च स्तरीय एक समिति की बैठक की गई और उसमें जो हमारे डॉक्टर्स थे उन्हें ये निर्देशित किया गया कि जल्दी से जल्दी बैनिंग की जाएगी। इसके अतिरिक्त ये प्रेस ब्रीफ इसीलिए रखी गई है क्योंकि अभी हमारे यहाँ जो डॉक्टर्स का नंबर है 19 डॉक्टर्स यहाँ ज्वाइन कर रहे हैं, उसमें 18 लोगों ने ज्वाइन ऑलरेडी कर लिया और उसके अलावा भी 4 से 5 डॉक्टर अभी और फर्दर ज्वाइन कर जाने वाले। नर्सिंग स्टाफ और दूसरी जो भी चीज़ें हैं वो भी पूरी तरीके से इंटैक्ट है और मेरे द्वारा SDM और CMO की कमेटी बनाई जा रही है जिसमें वो चेकलिस्ट के माध्यम से जहाँ पे भी जो कमियां हैं उनको तत्काल दूर कराए जाने के लिए अपने सुझाव भी देगी। और जो परसों की माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो निर्देशित किया गया तो इस क्रम में परसों की घटना में जो लापरवाही किसी अधिकारी या कर्मचारी के द्वारा की गई तो उसकी जांच के लिए CDO और ADM के स्तर की एक जांच कमेटी बनाई जाए। आज के समाचारों में बस इतना ही। नमस्कार।